नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर बेंडिंग नामक पाठ के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बदलते हुए समाज में एक नई प्रथा जन्म लेती है जिसका नाम होता है शादी की सालगिरह। इस शादी की सालगिरह के बीच में दो परिवारों एक परिवार के दो विचारधाराओं का किस तरह से संवाद होता है, उसी संवाद को इस पूरे पाठ में मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रखने का प्रयास किया गया। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यशोधर दत्त पंत नाम के एक व्यक्ति हैं जो जीवन से इतना संघर्ष करते हुए आज वो एक सचिवालय में बड़े बाबू के पद पर आसीन हैं, लेकिन वहीं पर उनके द्वारा जो परिवार है जिसमें 3 लड़के 1 लड़की और उनकी पत्नी जो आधुनिकता की चादर को इस तरह से ओढ़े हुए हैं कि यशोधर बाबू की जो विचारधारा है वह उसको नगर और तुच्छ मानते हैं और उनके किसी भी बात या किसी भी फैसले में सहमति नहीं जताते हैं। आज ये कहानी उसी द्वंद्व विचारधारा के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन आधुनिकता का वातावरण इस तरह से हमारे ऊपर ना हावी हो कि हम अपने परंपराओं को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृतियों को भूल जाएं। मनोहर श्याम जोशी जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है और स्वभाव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम कैसे भी परिस्थिति में हों, लेकिन अपने स्वभाव से हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक कहानी यह भी संदेश देती है कि समय की जैसी मांग होती है उस समय के मांग के हिसाब से व्यक्ति को अपने आप को बदल ही देना चाहिए, नहीं तो समय उसे पीछे छोड़ देता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेत की करें जब पानी के साथ बह नहीं पाती हैं उस गति से, जिस गति से पानी बहता है, तो पानी उसे किनारे कहीं छोड़ के आगे चली जाती है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमें परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन करने का भी प्रयास करना चाहिए, नहीं तो समाज हमें पीछे छोड़ देता है, परिवार हमसे दूर हो जाता है। आज ये कहानी में हम ये देखते हैं कि यशोधर बाबू जो पुराने ख्यालों के परंपरावादी विचारधारा के हैं, लेकिन वहीं जो उनके बच्चे हैं वो आधुनिक विचारधारा के हैं। बच्चों का आधुनिकता इस तरह से हावी है कि अपने पिताजी के साथ अब वह बैठ के बात भी नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से मनोहर श्याम जोशी जी ने यह बताने का प्रयास किए कि किस प्रकार से आज के परिवेश में, आज के समाज में यह देखने को मिलता है कि भले ही एक माता पिता अपने 4 संतानों का परवरिश कर लेते हैं और उनका यही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ें, कुछ उपलब्धियों को हासिल करें जिससे उन्हें जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं 4 बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े बड़े मुकामों पर, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता को एक तुच्छ नज़रों से देखते हैं। उन्हें लगता है उनके माता पिता के व्यक्तित्व की वजह से समाज में उनका अपमान हो रहा है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा को आहत हो रही है और इस तरह से वह अपने माता पिता का परिचय भी लोगों के सामने कराना अच्छा नहीं समझते हैं। आइए हम देखें कि जब यशोधर बाबू दफ्तर में काम करते हैं तो दफ्तर में काम करते करते वह पदोन्नति के माध्यम से वह उस दफ्तर के सबसे बड़े बाबू हो जाते हैं। अपने कर्तव्यनिष्ठा और लगन के कारण कभी कभी वह 5 बजे के बाद भी काम करते रहते हैं। यह सब करना उनके जो मातहम होते हैं, जो चपरासी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी वजह से उनको भी दफ्तर में बने रहना पड़ता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यशोधर बाबू ने जिस तरह से अपनी भावनाओं के माध्यम से
अपने परिवार को एक करने का प्रयास करते हैं। आज वही भावनाएं, वही परिवार एक दूसरे को टकरा जाते हैं और उस टकराव का मेन कारण होता है, वह होता है आधुनिकता। उनके 3 लड़के होते हैं, तीनों लड़कों में सबसे बड़ा लड़का का नाम होता है भूषण। यशोधर बाबू को पहले 3 लड़के 1 लड़की होने के कारण यशोधर बाबू को पूरा विश्वास होता है उनके रिटायर होने के पहले ही उनका कोई न कोई लड़का उनके सरकारी दफ्तर में काम करना शुरू कर देगा, जिससे जो सरकारी क्वार्टर है हमारे रिटायर होने के बाद जमा होने वाला नहीं, वापस करना पड़ेगा, हम वापस नहीं करेंगे, उसी क्वार्टर को हम अपने लड़के के नाम पर आवंटन करा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका बड़ा लड़का सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। लड़के के मना कर देने के बाद यशोधर बाबू को अब काफ़ी कठिनाइयाँ और सोचने पर विवश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। पत्नी भी कहती हैं आप तो काम करेगा नहीं आपके दफ्तर में, तो फिर ये क्वार्टर कैसे। तो फिर होता क्या है, यशोधर बाबू कहते हैं चलो गांव में चला जाएगा, वहाँ की पुश्तैनी मकान है ना, पुश्तैनी मकान में काम किए रहा जाएगा। उनकी पत्नी साफ साफ मना कर देती हैं। पुश्तैनी मकानों में 4 लोगों का हिस्सा होता है और इस तरह से वहाँ जाके उसका मरम्मत कराना, फिर हिस्से के लिए लोगों से वाद विवाद करना और फिर फैसले लेना, फिर मरम्मत करवाना, इत्यादि तमाम तरह के झगड़े कैसे हम लोग रह सकते हैं। हमसे आप तो पहले कहे थे डीडी फ्लैट में कोई मकान बुक कर दीजिए, लेकिन आप तो एक भी नहीं सुने। फिर होता क्या है, गिरीश जो यहाँ से देखें आप पेज नंबर 16 से कि गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। गिरीश नाम का जो व्यक्ति है वह यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है और बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग का काम करते हैं और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं गिरीश और यशोधर बाबू को अच्छा भी नहीं लगता है। उन्हें लगता है किसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं तो पत्नी बरस पड़ती, कभी कह देते हैं गिरीश की वजह से हमारा भूषण बिगड़ गया, नहीं तो बहुत आज्ञाकारी पुत्र था। तो पत्नी बरस पड़ती है, कहती हैं ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बेटे की, बीए बेटे के। बीए बेटे क्यों कहा गया कि जो भूषण है वह हाई स्कूल इंटर बीए जो भी है पढ़ाई हमेशा वह 2nd क्लास में ही पास हुआ है। पत्नी कहती हैं तुम्हारे 2nd क्लास बेटे का जीवन उसने बना दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। भूषण ने अपने मित्रों से सहयोगियों से यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते यह यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की है कि वह सरकारी संस्कारी कुमाऊनी हैं तथा विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित। किशनदास कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरे, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यही नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं आना सब कुछ चाहिए, लेकिन अपना जो कल्चर है, अपनी जो सभ्यता उसे हमें नहीं छोड़नी चाहिए।
कोट पैंट टाई सबको पहनना आना चाहिए, लेकिन कुर्ता पैजामा जो अपनी पोशाक है इसको भूलना नहीं चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन अब बेटी ने हाथ खींचा, तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। उनकी औरत सब पका रही थी, लगा रही थी, लेकिन बेटी ने हाथ पकड़ा, खींच के ले गई। इस तरह से उनकी लज्जा समाप्त होती है और वहीं से उन्होंने भूषण के पापा अर्थात यशोधर बाबू को पुकारती हैं। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। केक काटना यशोधर बाबू को बचकानी मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this। इस तरह से कहते हैं कि मैं इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी कि संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पति ने खा लिया, यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है, इसमें तो अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, फिर होता क्या है। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो पप्पा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। पप्पा आप पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चे के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। कहें कि आप हमें छोड़िए, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, जाइए खाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। वह पूजा में देर इसलिए लगा रहे हैं कि सोचे मेहमान ज़्यादा चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ आती सुनाई दे, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्हें तो किसंदा दिखाई दे रहे थे, उनकी विचारधारा दे रही थी। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, और इस तरह से गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीबी हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही आते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा, दुनिया बस अपना ही नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ता पर ऊनी ग्राउंड पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, गांव में देसी खड़ाऊं, हाथ में डंडा धारण किए। इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। फिर देखते हैं कि हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था जिसे फूंक कर
मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुकलते हुए किसनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएँ उठाते थे। और इस तरह से यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे। उनको लगता है आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसनदा तो वही अकेलेपन को खटरा गलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसे बीवी कहाँ के बच्चे आप माया ठहरी और जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह अभी किसी दिन उतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुँची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहेंगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर भी सभी रिश्तेदार ही हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए। यशोधर बाबू लाल गमछे बैठक में गए। जैसे गए जैसे क्या होता है, जिसे पन को संध्या करने बैठे तो गमछा पहनने की आदत थी जो कि संदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे उनके सख्त खिलाफ। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब है थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बप्पा, यू आर द लिमिट। आप अपनी हद में रहिए। बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे। तुम आए तब जिन पहन कर हमें तो सज नहीं आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर खड़े या रखे हुए पैकेटों पर पड़ी। यूँ जो भूले जा रहे हैं। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। यशोधर सामानों को देखते कहते भूले जा रहे हैं कौन अपने सामान को। तो भूषण कहता है, ये आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए तो। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। कहते तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं पप्पा तो फटा फुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन को जाया कीजिए। बेटे पिता का पैजामा कुर्ता उठा। बेटी जो है पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर, कहती है इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा न चून करने के बाद सूर्य ने आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस करते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग ग्राउंड। उन्होंने कहा कि उनकी आंखें की कोर में जरा सी नमी नहीं थी। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा था कि आप सभी ड्रेसिंग ग्राउंड पहन कर दूध लाने जाया करे, वह यह नहीं कह रहा था दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके आगे नहीं लिखा, अंगों में एक किसनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। और इस तरह से यशोधर बाबू नाम का यह पाठ समाप्त होता है।
और इस पाठ से में यह शिक्षा मिलती है कि मनोहर श्याम जोशी जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो आधुनिक विचारधारा है और जो परंपरावादी विचारधारा है, दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के विरोध में हैं और इस तरह से हमें उन्हीं हदों तक परंपरावादी बनना चाहिए जिस हद तक हम स्वीकार कर पाएँ। ऐसा न हो कि हमारे ज़्यादा परंपरावादी बनने के कारण हमारा परिवार कई टुकड़ों में विभक्त हो जाए और इस तरह से इस पाठ में यही शिक्षा मिलती है।